हेलो दोस्तों। फिर आप लोगों को जीएस अड्डा 43 में फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज जो मैं वीडियो डालने डालने जा रहा हूँ, जो मैं कल वीडियो एंड किया था कि बिगिनर कैसे स्टार्ट करें यूपीएससी बीपीएससी एंड अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन का। तो जैसे कि कल हम आप लोगों को बताए थे कि बिगिनर कैसे स्टार्ट करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर के। तो उसी के संबंध में आज ये मेरा चौथा लेक्चर है। प्लीज़ आप लोग यदि पहले का 3 वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो पहले आप जाइए, मेरा चैनल है जीएस अड्डा 47 पे। उसको आप पहले वॉच कीजिए, उनके बाद आप आज जो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ उसको आप फिर से एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, तो उसी को लेकर के जो बिगिनर कैसे स्टार्ट करते हैं यूपीएससी एंड बीपीएससी एंड अदर कंपटीशन एग्जाम को लेकर के, तो आज फिर से मैं ये लेक्चर डालने जा रहा हूँ। तो जैसे कि कल आप लोगों को हम बोले थे कि जैसे 12th के बाद चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट होता है, चाहे वो आर्ट बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, तो ये सारे स्टूडेंट कंपटीशन में आकर वो अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते भी हैं कि क्या सर कि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो क्या हम यूपीएससी एंड बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? तो यस, हाँ, ज़रूर आप यूपीएससी एंड बीपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ठीक है, तो आज हम वीडियो के मतलब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा ताकि वहाँ से आप लोगों को कोई सीख मिले और अपने तैयारी में एड ऑन कीजिएगा उनको। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को हम बोले थे कि कोई भी बिगिनर जो होता है वो यूपीएससी बीपीएससी ऐसे एग्जामों की तैयारी करना जब स्टार्ट करता है तो उनके मन में बहुत सारे ख्यालों आता है कि मैं तैयारी स्टार्ट कैसे करूं, तैयारी शुरू कैसे करूं। तो कल मैं इनके बारे में बहुत बताया था, तो आप लोग उनको जाकर देखिए पहले। ठीक है, तो आज हम सीधे डायरेक्ट मतलब सब्जेक्ट यानी कि मुद्दे पे आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि हम बिगिनर कैसे स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसे कि आपको हम बोले थे जो बिगिनर होता है, जो बिगिनर होता है जो बिगिनर होता है वह स्टार्ट कैसे करे, वह स्टार्ट कैसे करता है किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की, जैसे कि यूपीएससी बीपीएससी से बड़े बड़े एग्जामों की। तो हम पहले भी आप लोगों को बताए थे कि बिगिनर कुछ ना करे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को 6 to 12 की जो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी ये भारत गवर्नमेंट की बुक होती है जो सरकारी यहाँ से लॉन्च करती है, और ये बहुत ही अच्छे बुक होते हैं, बहुत ही पतले पतले बुक होते हैं 6 to 12। जैसे कि आप उसको पहले कवर कीजिए ताकि आप लोगों का जो बेसिक होगा आप लोगों की बहुत ही मजबूत हो जाएगी और आप अपना तैयारी कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से कर पाइएगा। तो ठीक है, जैसे कि आप लोग हम बोले थे कि 6 to 12 हमको पढ़ना क्या है इसमें। आप तो बोलते कि हमको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना है, बट उसमें हमको पढ़ना क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है उनमें। जैसे कि आपको कल हम आपको बोले थे कि सबसे पहले आप हिस्ट्री कवर कीजिएगा यहाँ से, उनके बाद आप कवर कीजिएगा जियोग्राफी, उनके बाद आप कवर कीजिएगा पॉलिटी। ये जो 3 पोर्शन होता है ना, ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है। ये तीनों जो पोर्शन होता है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है एनसीईआरटी को लेकर के। जैसे कि आपको हम कल बोले भी थे कि आप सिलेबस पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। तो जैसे कि सिलेबस के बारे में हम चर्चा किए थे, तो आप लोग बोलिएगा हमें कमेंट में कि आप सिलेबस के बारे में कुछ बताइए। तो एक लेक्चर में मैं ज़रूर सिलेबस को लेकर आऊँगा और आप लोग उसे वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, यानी कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और राजनीतिक शास्त्र हो गया। तो उसमें पढ़ना क्या एनसीईआरटी में, जैसे कि हम तो आप तो बोलते कि एनसीईआरटी हम मतलब आपको हिस्ट्री कवर करना है, जियोग्राफी कवर करना है एंड आपको पॉलिटी कवर करना है, बट कवर कैसे करना है? क्योंकि आप तीनों में यदि हम बात करें
तो आप 6 to 12 कहीं न कहीं 6 किसी में 10 बुक, जैसे कि हिस्ट्री आप कवर कीजिएगा 6 to 12 में, तो कहीं न कहीं 10 या 12 बुक आपको कवर करना पड़ेगा एनसीईआरटी का। जस्ट अभी आपको हम दिखलाएँगे कि कितने एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ता है यूपीएससी और बीपीएससी जैसे बड़े-बड़े एग्ज़ामों की बेस बनाने के लिए। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, ये हो गया पॉलिटी। तो इनका भी कहीं न कहीं बहुत सारे बुक होता है एनसीईआरटी को लेकर के, इनका भी बहुत सारे बुक होता है। बट आप जब एनसीईआरटी कहने में मैंने कह दिया, यस ज़रूरी है एनसीईआरटी पढ़ना, बट कहने में मैंने कह दिया, लेकिन उसको कवर कैसे करना है, क्योंकि अभी आपको जस्ट एनसीईआरटी बुक दिखाने वाले हैं कि कितना सारा बुक हो जाता है। उनको पढ़ना बहुत ही कठिन होता है एक बिगिनर को खासकर, क्योंकि वो एनसीईआरटी लाता है खरीद करके, मतलब अपने स्टडी टेबल पर रख देते हैं और वो टेंशन में आ जाता है कि यार इतना सारा बुक कैसे पढूं फिर, क्योंकि बहुत सारे बुक हो जाते हैं ना 6-12 के, तो उसको कवर करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो जैसे कि आप लोग, हम अभी जस्ट 6-12 जो एनसीईआरटी होती है वो आप लोगों में वॉच करवा रहा हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा उसको। जैसे कि ये देखिए, ये हो गया 6 to 12 एनसीईआरटी। इनमें केवल हिस्ट्री का कुछ बुक है एंड ज्योग्राफी का है, ये हो गया। फिर आप सेकेंड इज ये हो गया। तो आपको लगता होगा कि इतना बुक आपको कम थोड़ी लगता होगा, जैसे कि देखने में इतना आप जैसे लग रहा है, तो पढ़ने में कहीं न कहीं बहुत ही कठिनाई होगी। बिगिनर को तो ऐसे भी समझ में नहीं आता, जैसे कि वो बुक उल्टाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बट उसको पढ़ना क्या इनमें से है, उनको कुछ नहीं मालूम रहता है। तो उसी को लेकर आज हम आप लोग को समझा रहे हैं कि उसको कैसे पढ़ना है, कि 3 से 4 महीना में उसको हम कवर कर लेंगे, 1 या 2 रीडिंग मार लेंगे। तो ये मैंने किया हूँ, मुझे मालूम है कि कैसे बहुत ही कम समय में कि एनसीईआरटी को ज़्यादा कवर कर ले और अपने बेसिक जो पोर्शन होता है उसको मैं कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बना ले। तो ये यदि आप कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आप जब एडवांस बुक पर मतलब जंप कीजिएगा, तो कहीं न कहीं आपको एक बेसिक जो पोर्शन होता है आप लोगों को मजबूत पहले जो हुआ रहेगा। तो आपको बेसिक जो एडवांस बुक होता है उनको कवर करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो यही आप लोगों को मैं अभी समझा रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी को बहुत ही कम टाइम में कैसे पढूँ। ये जो सवाल है ना, ये बहुत मतलब स्टूडेंट को मन में रहता है, यार इतना एनसीईआरटी कैसे पढूँ? तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो हम ही बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। जैसे कि ये मान लो, ये है आप लोग, जैसे एक बुक मैं लेता हूँ, प्लीज़ मान लो ये हो गया आपका 11th का जो है प्राचीन भारत का इतिहास है। जैसे कि ये इतना इतना पतला सा है, बट ऐसे किताब बहुत सारा है इतिहास का जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि जो बिगिनर स्टूडेंट होता है, जैसे कि उसने क्या वो ये करता है क्या कि जब ये पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बैठता है, तो ये कुछ नहीं देखता है कि हमको इनमें से क्या पढ़ना है। जैसे कि इनमें कितना 16 चैप्टर हैं। ये जो है ना, ये देखिए, ये रहा आपका 16 चैप्टर है, बट इसमें से हमको पढ़ना कौन सी है इस चैप्टर है, ये बहुत मायने रखता है। ये बहुत मैटर करता है कि हम इसमें से इतने टॉपिक में से कौन ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठाकर पूछे जाते हैं। तो इसी को लेकर मैं आज वीडियो लाया हूँ कि आपको इनमें से क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो ऐसे करके बहुत सारे एनसीईआरटी हैं। आप लोगों को लगता होगा कि एनसीईआरटी बहुत ईजी तरीक़ा से हम टैकल कर लेंगे, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि आप बिगिनर को इतना जल्दी समझ में नहीं आता है कि हम एनसीईआरटी को कवर कैसे करेंगे। इतना सारे वो पढ़ने के लिए बैठ जाता है, वो कवर करता है, बट उसको जब वो क्वेश्चन टैकल करने के लिए जाता है तो उनसे 1 या 2 क्वेश्चन होता है, बट उसको क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि उसको पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम है उनको। तो आप लोग जब आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं, हमको बताइए कि एनसीईआरटी को कैसे कवर करेंगे, कौन ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ेंगे और कहीं न कहीं इसी से हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। बट एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बच्चों जब स्टूडेंट उसको तैयारी मतलब पढ़ने के लिए बैठता है, तो पेज बाय पेज उसको पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि लाइन बाय लाइन, बट उसको पता नहीं है कि इनसे कवर कैसे करेंगे। मतलब कोई भी बिटवीन द लाइन पॉइंट होता है जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी उठाकर पूछता है। खासकर यूपीएससी की बात हम करें तो यूपीएससी तो कहीं न कहीं फैक्ट वाइज पूछता है, लेकिन यूपीएससी जो है वो फैक्ट वाइज नहीं पूछता है, वो कहीं न कहीं डायनामिक हो चुका है। तो उसको लेकर ये हम मतलब सही से सीरियस नहीं हुए, तो कहीं न कहीं हमारा जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो हम नहीं सॉल्व कर पाएँगे कहीं न कहीं, और जो मैं पहले उनसे फील्ड से हम बाहर हो जाएँगे।
ठीक है। तो आप लोग ठीक है, तो उसी प्रकार से हम एनसीईआरटी को लेकर जरूर हम वीडियो बनाएंगे कि हमको कैसे कवर करना है। प्रत्येक चैप्टर को हम पढ़ाएंगे यदि आप लोग कमेंट एंड शेयर मतलब सब्सक्राइब करते हैं तब। ठीक है, क्या कमेंट आप कीजिए कि आप हम नहीं, हमको प्रत्येक एनसीईआरटी का जो चैप्टर है आपसे पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको लेकर के। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बतला तो दिया कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया। इनमें एक पोर्शन और भी आता है, उसका नाम है इकोनॉमी। एक पोर्शन और है, इसका नाम है, ये हो गया चौथा। ठीक है, इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र, इसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में पढ़ना है कैसे, जैसे कि अर्थशास्त्र में स्टूडेंट क्या करता है, एक बिगिनर है तो बिगिनर के लिए हम जरूर रेफरेंस करेंगे कि आप क्लास 6 जो एनसीईआरटी होती है उनको भी आप फॉलो करते तो ठीक है। उनके बाद क्लास 11th एंड 12th, 11th एंड जो 12th की जो बुक होती है, 11th के कम से कम यदि 12th की बात करें तो 12th में जो एक मैक्रो एंड माइक्रो यानी कि समष्टि एंड व्यष्टि, क्या बोलते हैं उसको हम, इकोनॉमी के जो दो बुक हैं 11 12 की, सॉरी 12 की जो दो एनसीईआरटी हैं, मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी, यानी कि इसको हिंदी में बोले तो हम क्या समष्टि बोलते हैं एंड व्यष्टि बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र एंड व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो उसको कवर कैसे करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी डायरेक्ट उठाकर पूछती है। तो ठीक है, आप लोग कमेंट में करिएगा तो जरूर हम सारे सिलेबस को, एनसीईआरटी को, एक एक पार्ट को हम इतने बेहतर तरीक़ा से पढ़ाएंगे कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप पहले आप तो कमेंट तो कीजिए, जरूर हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उनके बाद ये हो गया, अब हम बात करेंगे सेकेंड चीज, जैसे कि हम आप लोगों को बोले भी थे कि एनसीईआरटी के बाद, एनसीईआरटी आप 1 या 2 रीडिंग या 3 रीडिंग मार देते हैं, तो उनके बाद जो रेफरेंस बुक होता है इनमें क्या क्या फॉलो करें। तो आप लोगों को हम बोले भी थे कि जो रेफरेंस बुक होती हैं उनके बाद एनसीईआरटी आप कवर कर लेते हैं, तब उनके बाद हम रेफरेंस बुक में क्या फॉलो करें। यदि हम रेफरेंस बुक की बात करें तो हम कौन कौन ऐसे बुक लें कि ताकि कहीं न कहीं यूपीएससी एंड बीपीएससी की जो पर्सपेक्टिव्स होती है वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, डायरेक्ट आता है। तो उसके लिए हम आप लोगों को बोले थे, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटी के लिए जो लक्ष्मीकांत होता है, यानी कि जो पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत जो होता है, ये सारे हिंदी में भी अवेलेबल है एंड इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप जिस माध्यम से तैयारी करते हो आप उस बुक को परचेज कीजिए। ठीक है, बट आप लोगों को अभी भी हम बोलते हैं कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, 11th 12th की, 6th 12th की पॉलिटी की, ताकि आप लोगों का जो बेस होता है ना वो सही से मजबूत हो जाए। जब आप पेटी क्वालिफाई कर जाइएगा, मतलब फिर यूपीएससी प्री की, और जब आप मेन से बैठिएगा तो वहाँ पर आप लोगों को जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको बेनिफिट मिलता है आंसर राइटिंग करने के दौरान। तो ये है बेनिफिट, क्योंकि आपका जो रैंक डिसाइड पीटी नहीं करती है, करती है रैंक डिसाइड आपका मेंस। तो आप चाहते हैं कि मेरा मेंस बेहतर हो तो आप एनसीईआरटी को जरूर से जरूर कवर कीजिए। यही गलती करता है बिगिनर कि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखकर, जैसे कि बड़े बड़े मोटे बुक, रेफरेंस बुक डायरेक्ट पढ़ता है, वो एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करता है, जिनके कारण से उनका सिलेक्शन होने में बहुत ही टाइम लग जाता है काफ़ी। जब वो धीरे धीरे गलती करते हैं तो जब गलतियों से सीखता है तब जाकर वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तब जाकर कहीं के बाद में सिलेक्शन होता है, तब पता नहीं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी फॉलो करना है। ये हो गया। उनके बाद हिस्ट्री के लिए आप जो एंशियंट हिस्ट्री होता है, यानी कि प्राचीन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास या प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास उसको हम बोलते हैं। उनके बाद मॉडर्न होता है, यानी कि मेडिएवल होता है। उनके बाद हम मॉडर्न की बात करें तो आप मेडिएवल को छोड़ दें, यदि एंशियंट की बात करें तो एंशियंट आप एनसीईआरटी से कवर कीजिए, बेहतर होगा। उनके बाद हम मॉडर्न की बात करें तो आप मॉडर्न स्पेक्ट्रम ये पढ़ लीजिएगा।
यानी कि ये आप लोग यहाँ पर दिख रहा नहीं तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कीजिएगा। आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम को फॉलो कीजिए, यानी कि ये बुक आता है स्पेक्ट्रम, ताकि यहाँ से आपको सही सही कवर कर लीजिएगा। ये मेंस और क्रिटिक दोनों को मतलब व्यू से बनाया गया उनको, आप उनको सही तैयार कीजिए, आपका तैयारी बेहतर होगा। तो ठीक है, उसी को लेकर जैसे कि हम आप लोगों को कल बताए भी थे कि ये है मतलब पॉलिटिकल जो लक्ष्मीकांत की बुक होती है, ये रहा भारतीय राजव्यवस्था के लिए जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, ये रहा। उसको पढ़ना है कैसे, देखिए इतना मोटा है, बट बिगिनर क्या करता है उसको सारा पढ़ता है लाइन बाय लाइन। उसको पता नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है नहीं आता है, कौन से टॉपिक है, उनमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो इसी को लेकर ये वीडियो मैंने बनाया हूँ। बट अगले जो वीडियो होगा कि इनमें से क्या हम पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आप लोग अगले वीडियो लेकर आऊँगा जब, तो उनमें से जो टॉपिक वगैरह होता है, मेन टॉपिक ये रहा उनका टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, बहुत सारे टॉपिक है तो क्या कवर करना है पहले हमको। तो वही हम कल हम जो वीडियो लाएंगे तो उसी को हम बताएंगे। उनके बाद ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम का बुक है। इतना मोटा स्पेक्ट्रम बुक हम कैसे कवर करेंगे, तो यही बताएंगे आप लोगों को कल की वीडियो में कि बीपीएससी है, बीपीएससी के परस्पेक्टिव से आपको उसको कैसे कवर करना है। जैसे कि बीपीएससी जो अभी फिलहाल जैसे 2 महीना में एग्जाम होने वाला है, तो उसमें हमको कवर क्या करना है। तो बीपीएससी वाला ये काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनका जो अंतिम का कुछ पेज होता है, अंतिम का जो कुछ पेज होता है उसको आप कवर करना है, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन पूछती है। अब कुछ नहीं करना है, अंतिम में जो करीब 40-50 का पेज होगा उनको आप 2 महीना में कवर कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मॉडर्न क्वेश्चन आएगी वहाँ से आपको छूटने वाला नहीं है। तो ठीक है, तो आप पहले भी हम बीपीएससी के मतलब व्यू से हम दो वीडियो डाल चुके हैं। पहले आप उनको जाकर देखिए सही से कि हमको 2 महीना में कैसे प्रिपरेशन करना है, ताकि हम अपने पीटी क्वालिफाई कर सके, कहीं ना कहीं हम मेंस के लिए अवेलेबल हो सके और मेंस जाकर अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो पीटी बहुत क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, हम अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो अगले वीडियो लाएंगे आप लोगों को पहले हम बता चुका हूँ। तो ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप पहले 2 वीडियो देख लीजिए, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी मैं नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों को पास जाए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।